साथियों, वेलकम टू माय चैनल एजुक स्टडी ट्रिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल। तो चलिए इसका हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। टेंस रिफर्स टू द टाइम एट विच द वर्क इज बीइंग डन। अर्थात टेंस से हमें यह बोध होता है कि कार्य समय में किया जा रहा है। इसे हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी क्रिया का वह रूप जो समय को दर्शाए या समय का बोध कराए उसे हम टेंस कहते हैं। तो यदि मैथ फार्मूले की बात की जाए तो मैथ फार्मूले में इसको हम क्या कहते हैं? टेंस इक्वल टू वर्क प्लस टाइम। चलिए हम अब देखते हैं टेंस के टाइप्स। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, यानी जो चल रहा है वह हमारा है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, हैं शब्द आते हैं वे प्रेजेंट टेंस के माने जाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी इसका अर्थ होता है भूतकाल, यानी जो बीत गया हो। और इसकी पहचान हिंदी वाक्य अंत में था, थे, थी आदि सबसे की जाती है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य, यानी इसमें आने वाले समय की बात कही जाती है। और इसकी पहचान कैसे होती है? हिंदी वाक्य अंत में गा गेगी होता है। तो चलिए आप इसका पढ़ते हैं पार्ट्स। यानी जिस तरह एक दादाजी के 3 बेटे और प्रत्येक बेटे के 4 पुत्र होते हैं, उसी प्रकार टेंस भी। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। पहला क्या होता है? इंडेफिनिट, यानी अनिश्चित। यानी टेंस यह बोध कराता है कि कोई भी कार्य हो रहा है तो कितना हुआ, कब हुआ, तो ये सब उसके पार्ट्स के अंदर आते हैं। जैसे इंडेफिनिट, इसमें कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है निरंतर, जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, यानी कार्य अभी क्या है? चल रहा है, जारी है। परफेक्ट में क्या होता है? कार्य पूरी तरह हो चुका होता है, यानी कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण, यानी कार्य भूतकाल में हो चुका था लेकिन प्रेजेंट में, यानी अभी क्या, अभी कुछ समय से जारी है, यानी इसमें समय भी दर्शाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़रूरी है, सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जहाँ न समझ आए आप कमेंट में अवश्य लिखें। ओके दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अर्थ होता है वर्तमान अनिश्चित काल। यदि इसकी पहचान की बात की जाए तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। और इसमें जो वर्क होता है, यानी जो काम होता है, उसका समय क्या होता है? और निश्चित होता है। जैसे देखें हम तो राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है तो इस वाक्य के अंत में क्या आया है? ता
है। तो इस तरह हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी बात, इसमें कार्य का होना, यानी कार्य होने के जो समय उसमें क्या अनिश्चित है, यानी राम स्कूल जाता है, कब जाता है यह सुनिश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट है। ओके दोस्तों, चलिए अब इसके हम रूल्स देखते हैं कि क्या वे नियम हैं जिनको अप्लाई करके इसे हम आसानी से बना सकते हैं। इसका रूल्स यह है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म यानी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। और कब जोड़ते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। फिर अदर वर्ड्स को ऐड करते हैं। जैसे हम आगे देखते हैं कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो मेन वर्ब में यस यस जोड़ देते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम देखते हैं वह किताब पढ़ता है। तो दोस्तों, यदि आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला रूल यह है कि आप पहले टेंस को पहचानें, फिर टेंस के टाइप्स को, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को रखें, और इससे ज़रूरी है कि सेंटेंस भी पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे वह किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है ही। अब यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ क्या लगता है, मुख्य क्रिया में यस यस जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा वह वीडियो जो नंबर पे बेस्ड है उसे नहीं देखा है तो ज़रूर उसे एक बार अवश्य देखें, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि यस या यस कहाँ जोड़ देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ही रोट्स ए बुक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, जैसे इसमें क्या आता है, आई वी यू दे दिस दोज आदि, तो उसमें क्या होता है कि जो मेन वर्ब है, जैसे खेलना, गाना, बैठना, पढ़ाना या पढ़ना, तो मेन वर्ब में यस यस नहीं जोड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं हम हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पे जो हम शब्द है वी, वह क्या है, हमारा प्लूरल है, और इसलिए मेन वर्ब में यानी जो मेन वर्ब क्या है, हमारा प्ले है, इसमें यस यस नहीं जोड़ा गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आई भी बहुवचन माना जाता है, सो यहाँ पर मुख्य वर्ब के साथ यस यस नहीं जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा सेंटेंस वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें किसी भी कथन को स्वीकार नहीं किया जाता, यानी उसमें नहीं शब्द जुड़ा होता है। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इसका यह रूल्स है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और सेंटेंस निगेटिव हो तो उसमें डू या डज के साथ नॉट लगाते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और यह ध्यान रहे कि इसमें मेन वर्ब के साथ यस यस नहीं जोड़ा जाता है। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ पे डू नॉट का यूज किया गया है और मेन वर्ब में यस यस नहीं जोड़ा गया है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग किया गया है और मेन वर्ब में यस यस नहीं जोड़ा गया है। लेकिन दोस्तों, दो चीज़ और ध्यान रखें कि यदि
कभी नहीं शब्द आता है तो ये एक अपोजिट वर्ड्स माना जाता है। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो ही नेवर टेल्स ए लाई। ओके दोस्तों, चलिए हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज नॉट, यदि बहुवचन है तो उसके साथ डू नॉट का यूज करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेन वर्ब में यस यस नहीं जोड़ते हैं। अब देखते हैं यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाते हैं। जैसे क्या तुम्हारी माता मंदिर जाती है, तो यहाँ पे माता यानी जो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस पर क्या लगेगा डज या डू, तो इसमें डज का यूज करेंगे क्योंकि डू बहुवचन के साथ लगता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डज योर मदर गो टू टेम्पल, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य ही लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कि आप मुझे पसंद करते हैं, तो जो आप एंड यू शब्द क्या है प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो डू या डज को पहले कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा डू यू लाइक मी। नेक्स्ट है हमारा कि यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे देखते हैं मैं किताब क्यों पढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो वर्ड है क्यों वह क्या है बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं वाई। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा वाई डू आई वांट टू रीड बुक। ओके दोस्तों, चलिए आप पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका अर्थ होता है वर्तमान निरंतर काल, यानी इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, कार्य का जारी रहना पाया जाता है। और इस प्रकार के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसके अंत में क्या होता है रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ शब्द आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट के बाद ईज एम आर और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, फिर अन्य वर्ड्स को हम रखते हैं। और इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं। जैसे मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे जो मोहन शब्द है वह क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम ईज का यूज किए हैं, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया गया है। तो दोस्तों कमेंट में अवश्य बताएं यदि आप क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के कुछ रूल्स होते हैं, यदि उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मैं एक गीत गा रहा हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है एम लगता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करते हैं हम ईज एम आर के बाद नॉट का यूज करते हैं, बाकी रूल्स वही होते हैं। जैसे गाय घास नहीं चर रही है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या यूज हुआ है नॉट। ओके दोस्तों, मैं पुस्तक नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग ए बुक। यदि रहे कि पुस्तक पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, यानी मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या देखते हैं इंट्रोगेटिव। इसमें यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो जो ईज एम आर है कर्ता के अनुसार पहले यूज करते हैं। फिर यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे तुम स्कूल में क्या कर रहे हो, तो बीच में क्या आया है क्या शब्द आया है
सो इसका अंग्रेजी सबसे पहले होगा क्या, यानी व्हाट आर यू डूइंग इन द स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण काल, यानी इसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है और इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या ये शब्द आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर हैज़ और हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे राम स्कूल जा चुका है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ और प्लूरल हो या आई हो तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। जैसे मैंने उसको एक कलम दिया है, तो आई के साथ क्या यूज होगा, हैव, और क्रिया कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म। क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होगा तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव गिवन अ पेन टू हिम। चलिए हम बात करते हैं अब निगेटिव सेंटेंस की। तो हैज हैव के बाद नॉट का यूज करना है, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। जैसे वह किताब नहीं खरीद चुका है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैज नॉट का यूज करते हैं। यही बहुवचन होगा तो हैव नॉट का यूज करेंगे, बाकी रूल्स वही होंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यदि वाक्य के पहले क्या शब्द हो तो हैज या हैव कर्ता के अनुसार पहले कर देते हैं, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। और अंत में क्या लगाते हैं हम, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या राम घर जा चुका है, तो इसका क्या होगा, हैज़ राम गॉन टू हाउस, और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसकी अंग्रेजी के हिसाब से पहले लिखा जाता है। जैसे तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं खरीदा है, तो यहाँ पे जो क्यों शब्द है वह सबसे यानी वाक्य के बीच में आया है, सो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। जैसे वाई हैव यू नॉट बॉट दिस बुक। चलिए हम देखते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, हो शब्द आते हैं और कार्य आरंभ होने का समय दिया होता है। या इसकी पहचान इस तरह कर सकते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ता रहा हूँ, ता रही हूँ, ते रहे हैं, आदि शब्द भी आते हैं। तो इसे बनाने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का यूज करते हैं और इसमें बीन आ जाता है, फिर क्या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस या फार का यूज करते हैं और अंत में टाइम को लिखा जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंस बात, यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो यानी समय निश्चित हो तो उसके लिए सिंस, और समय अनिश्चित हो तो उसके लिए हम फार का यूज करते हैं। जैसे श्याम इन किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहाँ पे जो 2 घंटा है वह क्या अनिश्चित है, यानी यह समय निश्चित नहीं है कि कितने बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम फार का यूज किए हैं। जैसे श्याम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है वह जनवरी से खुशीनगर में रह रहा है। खुशीनगर में रह रहा है तो यहाँ पे जो टाइम है वह क्या है, निश्चित है, यानी जनवरी। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, सिंस जनवरी, यानी ही हैज़ बीन लिविंग इन खुशीनगर सिंस जनवरी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं हम, हैज, हैव
और बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं। बाकी प्रक्रिया वही रहती है। जैसे वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, तो ठंडी ज़्यादा है इसलिए नदी में नहाना भी मना है। तो इसका क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन, यानी दे हैव नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। ओके दोस्तों, चलिए अब इसको देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रक्रिया वही है। यदि वाक्य के पहले क्या शब्द हो तो हैज या हैव को पहले पुट कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज या अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। तो यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब उसको पहले करते हैं। हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी आवर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। कौन तुम्हारी इंतजार शाम से नहीं कर रहा है। तो कौन का हु हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। यहाँ पे जो समय है वह क्या है, निश्चित है। तो यदि दोस्तों 2 घंटे से, 4 सालों से, 10 दिन से, या कई दिनों से, या कई सालों से, या कई घंटों से, ऐसा जब शब्द आते हैं तो वहाँ पर हम समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। यह यदि समय दिया हो 2 बजे से, 3 बजे से, जनवरी से, 1980 से, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा।